हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अय्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका अय्या त्योहार है ना, ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेघालय राज्य के अन्य त्योहार की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, ये सभी जो महोत्सव है ना, ये आपके मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एस अगेंस्ट ओड्स, ये जो पुस्तक है ना, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, एस अगेंस्ट ओड्स ये जो है सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख आत्मकथा और उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हाउ आई बिकम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा लिखा गया है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है, ये आपके रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा बात कर ले अन्य ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जैसे कि द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द बंडित क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियन वुमेन्स, ये जो पुस्तक है, ये आपके फूलन देवी के द्वारा लिखा गया है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके इंदर कुमार गुजराल के द्वारा लिखा गया है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके क्रिस गेल के द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये जो पुस्तक है, ये आपके दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। कंट्रोवर्शियल योट्स, ये जो पुस्तक है, ये आपके शोएब अख्तर के द्वारा लिखा गया है। फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये जो पुस्तक है, ये आपके उसेन बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। माई स्टोरी, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके कमला सुरैया के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा रोमांसिंग विथ लाइफ, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके देव आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी में जो अंतिम गोल्ड मेडल है ना, ये किस वर्ष जीता था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के द्वारा ओलंपिक में अब तक फील्ड हॉकी में जो है आपके 8 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। और 8वां जो गोल्ड मेडल यानी अंतिम जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपके 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था। तो 1980 का मॉस्को ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जो ये कब जीता था। ये तो आपका अंतिम हो गया। अगर पहला गोल्ड मेडल पूछ दिया जाए तो देखिए, भारत के द्वारा जो अपना फील्ड हॉकी में पहला जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपके 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो वो जीता गया था। और दूसरा गोल्ड मेडल जो ये आपका 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में जीता गया था। तीसरा जो आपका हॉकी में गोल्ड मेडल है, ये आपके 1936 के बर्लिन में जीता गया था। चौथा आपका 1938 के लंदन ओलंपिक में जीता गया था। 1952 के हेलेंस्की में जो है 5वां गोल्ड मेडल जीता गया था। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में जो है ये आपका 6ठा गोल्ड मेडल जीता गया था। 7वां जो है 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जो वो जीता गया था। और 8वां जो कि अंतिम जो आपका फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल जीता गया था, ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक ओलंपिक में जो है वो 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 8 जो वो फील्ड हॉकी में जीता गया था और एक जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपके जो है शूटिंग में जीता गया था। और शूटिंग में जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। और अभिनव बिंद्रा में शूटिंग में जो है कब गोल्ड मेडल जीते थे। तो देखिए, अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग में जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है मीन्स 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। और 10वां जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपके नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है वो जीता गया था। और नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल कब जीता था, तो ये आपका जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जैवलिन थ्रो में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए अगर बक्सर के युद्ध की बात कर ले तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ये आपका 22 से 23 अक्टूबर 1764 को जो वो लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध ये जो किनके मध्य लड़ा गया था, तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ना ये आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब का जो संयुक्त सेना थी वो आपके मीर कासिम, अवध के नवाब सुराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी जो है वो संयुक्त सेना थी, यानी बंगाल की जो है संयुक्त सेना था। और एक तरफ जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे ना वो हेक्टर मुनरो के द्वारा जो वो किया जा रहा था। तो हेक्टर मुनरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बक्सर के युद्ध में फलस्वरूप हुआ क्या था, तो देखिए बक्सर के युद्ध में जो आपका अंग्रेजों की जो वो जीत हो गया था और इसके फलस्वरूप जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार जो था ना वो कंपनी के पास जो वो चला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है। तो देखिए ये जो आपका बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ना ये आपका 200 साल पुरानी प्रणाली है और ये जो आपका मेघालय राज्य का जो है एक प्रणाली है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मूल संविधान में कितने भाग थे, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भागों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और ये जो आपका 8 अनुसूचियां थी। तो भाग पूछा गया था, तो 22 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वर्तमान की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन 395 का जो आपका क्लोज आता है ना, जैसे कि 395 ए, ये सब जो होते हैं वो आपके क्लोज आ जाते हैं। तो वर्तमान में जो आपके 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। तो देखिए 1916 में जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ना ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो ये नारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जो है ये आपका जीवाश्म ईंधन जो है वो कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान मेल, ये जो उपन्यास है ना इसके लेखक कौन है। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो नोवेल है ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद 51 ए में जो है ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 का आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो ये आपका भाग 4 के क में जो है वो किया गया है। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में जो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसके द्वारा जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और किस समिति के सिफारिश पर, तो देखिए 10 जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता यानी योग्यता प्राप्त करने वाले जो है ये पहले भारतीय बने थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा का पहला जो परीक्षा है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो परीक्षा है ये आपका लंदन में 1855 में आयोजित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें खास बात ये रहा था कि इसमें एक भी भारतीय ने जो है वो भाग नहीं लिया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि आईपीएस बनने वाली जो है भारत की पहली महिला कौन है। तो देखिए ये जो आपका किरण बेदी है ना, ये आईपीएस बनने वाली जो है भारत की पहली महिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 25 में कौन से दो अनुच्छेद जो वो संबंध रखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 25 की बात कर ले तो इसमें जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो 26 और 27 आपका दिया गया होगा ऑप्शन में, तो 26 और 27 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जो कि आपका एक मूल अधिकार है, और मौलिक अधिकार ये जो है किस भाग में वर्णित है। तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 3 में किया गया है, और किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर जो है अनुच्छेद 35 तक है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना, वो आपका 7 था। लेकिन वर्तमान में जो आपका मौलिक अधिकारों की संख्या है ना, वो आपका 6 है। और 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवें की बात कर ले तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका छठा मौलिक अधिकार है, और ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार ये जो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका यूएसए देश के संविधान से जो है एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जाकिर हुसैन और संदीप दास ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए जाकिर हुसैन और संदीप दास की बात कर ले तो ये जो आपके तबला वादक हैं, तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जाकिर हुसैन ये जो आपके किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, और इन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तबला वादक के अन्य वादक की बात कर ले जैसे कि जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ना, ये किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा है। तो देखिए 0 से 6 वर्षों के लिंगानुपात को जो है ये आपका बाल लिंगानुपात कहा जाता है। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो बाल लिंगानुपात वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, वो आपका 968 रहा था। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल की बात कर ले यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किसका रहा था, तो देखिए सबसे अधिक जो बाल लिंगानुपात है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात रहा था वो आपका 972 रहा था। उसके बाद लिंगानुपात वाले ओवरऑल में जो है आपका मिजोरम और मेघालय राज्य रहे थे। मेघालय और मिजोरम का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 970 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था वो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य का जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, वो आपका 834 रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका पंजाब राज्य रहा था, पंजाब का जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, वो आपका 846 रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है बाल लिंगानुपात कितना रहा था। तो देखिए भारत का अगर बाल लिंगानुपात की बात कर ले तो ये आपका 919 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में भारत ने जो है कितने मेडल हासिल किए थे। तो देखिए ये जो आपका मार्च 2023 में जो है ये आपका आयोजित किया गया था आईएसएसएफ विश्व कप 2023, और इसमें जो है भारत के द्वारा 7 मेडल जो है वो जीते गए थे। और इसमें भारत जो है वो आपका दूसरे स्थान पे रहा था, यानी रैंक में जो है भारत दूसरे स्थान पे रहा था। और भारत इसमें जो है 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत के द्वारा जीते गए थे। यानी टोटल जो है भारत के
द्वारा 7 मेडल जो है वो जीता गया था। तो 7 मेडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लें मार्च 2023 में ISSF विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका भोपाल राज्य में आयोजित किया गया था। सॉरी, भोपाल राज्य नहीं, भोपाल शहर में आयोजित किया गया था, क्योंकि ये जो आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है शहर, तो भोपाल शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारत की तरफ से जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो देखिए पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है सरबजोत सिंह के द्वारा जो है ये आपका गोल्ड मेडल जीता गया था। और सिल्वर मेडल जो है ये आपके 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम के द्वारा जो है वो जीता गया था। और मिक्स टीम ने जो कौन कौन जीते थे, तो ये आपके वरुण तोमर और रिदम सांगवान के द्वारा जो है ये आपका सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया था। इसके अलावा अगर जूनियर विश्व चैंपियनशिप की बात कर ले, तो देखिए ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ना, ये आपके साउथ कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में जो वो किया गया था। और इसमें भारतीयों के द्वारा जो है आपके 17 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। और भारत भी जो है इसमें जो है सेकेंड रैंक जो वो हासिल किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये जो है कहाँ पर हुई थी, तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये आपका 1875 में न्यूयॉर्क सिटी US में जो वो किया गया था। तो न्यूयॉर्क सिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये जो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके यूक्रेनी रहस्यवादी और थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक ये जो आपका हेलेना ब्लावत्स्की, इसके अलावा ये जो आपका हेनरी स्टील ओलकोट के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो की गई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये जो आपके हेनरी स्टील ओलकोट को जो है वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बारलोग ये जो है कहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे, तो देखिए नॉर्मन अर्नेस्ट बारलोग की बात कर ले, तो ये जो आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक जब वो कहा जाता इन्हें। और ये जो आपके USA देश के रहने वाले थे। तो USA आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हरित क्रांति की बात आई गई है, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जो है ये आपके विश्व में नॉर्मन बारलोग को जो वो जाना जाता है। और हरित क्रांति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ना, ये आपके विलियम गोड के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में कब हुई थी, तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना विश्व में, ये आपका 1960 में हुआ था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये आपका मैक्सिको देश से जो वो शुरू किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना, ये आपके 1965 से 1968 के बीच हुआ था। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये MS स्वामीनाथन जी को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बारलोग को जो है HYB सीट्स के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बारलोग को जो है किसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था, तो इन्हें जो है HYBS सीट्स को विकसित करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति में मुख्य फसलें कौन कौन सी रही थी, तो देखिए हरित क्रांति में जो मुख्य फसलें रही थी ना, वो आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का रहा था। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा खाद्यान्न में जो वृद्धि हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था, तो देखिए भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न में वृद्धि हुआ था ना, वो तो आपका गेहूं में हुआ था। लेकिन ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1967 और 68 में। इसके अलावा वर्ष 2003 और 4 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि यदि 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी मौजूद है, तो घोल में चीनी की सांद्रता जो है वो क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पानी होगा वो क्या होगा, तो देखिए पानी जो होगा वो आपका विलायक होगा। और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो ये आपका 450 ग्राम दिया गया है। इसके अलावा ये जो आपका चीनी होगा ना, ये आपका जो विलय होगा और इसका जो द्रव्यमान है वो आपका 50 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है विलयन का पहले हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो देखिए विलय और विलायक को जो वो आपका ऐड कर दिया जाता है। तो जब आप विलय और विलायक को ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा 500 ग्राम आएगा। और इसमें चीनी की सांद्रता, घोल में चीनी की सांद्रता पूछी जा रही है। तो देखिए चीनी आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका 50 ग्राम दिया गया है। तो इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो कैसे, तो 50/100 इंटू 100%। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो चीनी की जो सांद्रता आएगी ना वो 10% आएगा। तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्य अभिषेक समारोह में जो है किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को जो है नृत्य प्रस्तुत करने के लिए जो वो बुलाया गया था और इन्हें जो है 1970 में पद्म भूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी कुमारी कमला थी ना, इन्हें जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्य अभिषेक समारोह में जो है नृत्य प्रस्तुत करने के लिए जो वो बुलाया गया था। तो कुमारी कमला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुमारी कमला जो है ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1970 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि साकेवा ये जो किस राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक धार्मिक त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका साकेवा है ना, ये सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक धार्मिक त्यौहार है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साकेवा त्यौहार की बात कर ले तो देखिए इस त्यौहार में जो है प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में जो है इस त्यौहार को जो है सिक्किम राज्य में वर्ष में 2 बार जो है वो मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ध्रुपका तेसी, बुमचू, लोसुंग, सागा दावा, डैसिन, फाग लाहब सोल, ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके सिक्किम राज्य के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रथम पैरा एशियाड यानी प्रथम जो एशियन पारा गेम्स हुआ था ना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम जो एशियन पारा गेम्स हुआ था ये आपका 2010 में हुआ था और ये जो आपका चाइना में आयोजित किया गया था। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो एशियन पैरा गेम्स होते हैं ना ये 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं और 2022 का जो एशियन पैरा गेम्स है ना ये आपका 2023 में हुआ है और ये जो आपका चाइना के हांगझाओ शहर में जो है आयोजित किया गया था। और 2026 का एशियन पैरा गेम्स कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये जो आपका नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए जो है ये आपका BGREI ये जो योजना है इसमें जो है कितने पूर्वी राज्यों को जो है वो शामिल किया गया था। तो देखिए ये जो आपका भारत में पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाने के लिए जो है ये आपका BGREI योजना जो है वो शुरू किया गया था, जो कि आपका 2010-11 में जो वो शुरू किया गया था। और ये जो योजना था ये आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर आधारित था और इस योजना में जो है आपके 7 पूर्वी राज्यों को जो है वो शामिल किया गया था। और वो 7 पूर्वी राज्य कौन कौन से थे, तो पहला आपका असम, सेकंड बिहार, थर्ड आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ आपका झारखंड, फिफ्थ आपका ओडिशा, सिक्स्थ आपका उत्तर प्रदेश और 7वां आपका पश्चिम बंगाल। ये 7 राज्यों को जो है शामिल किया गया था। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या जो है वो कितनी है। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2019 के अकॉर्डिंग 2019 तक जो है सुप्रीम कोर्टों में कुल जजों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में आपका जो एक संशोधन विधेयक हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जिसमें सुप्रीम कोर्टों की संख्या को जो है 30 से बढ़ाकर जो है वो 33 कर दिया गया था। तो देखिए अगर 2019 तक का पूछा गया था तो 33 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्टों में जो आपके जजों की संख्या है ना वो आपका 34 है, जिसमें एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 33 जो आपके अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 ये जो है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए नवंबर 2022 में 37वां जो नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है ना ये आपका कहां पर, तो असम के गुवाहाटी में जो ये आपका आयोजित किया गया था यानी हुआ था। तो असम का गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसमें जो है चैंपियंस राज्य कौन रहा था। तो देखिए ओवरऑल जो इसमें चैंपियन रहा था ना वो आपका हरियाणा राज्य रहा था और हरियाणा के द्वारा जो है इसमें 28 गोल्ड, 16 सिल्वर और 12 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपका 37वां नेशनल गेम्स भी होता है। तो देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका 2023 में गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। इसके अलावा अगर 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाए तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपके गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 350B ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 350B की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपके भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो करता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 350A की बात कर ले तो ये जो आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जो है वो प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिकंदर के बाद भारत पर किसने शासन किया था। तो देखिए सिकंदर के बाद जो है ये मौर्य वंश का शासन रहा था, तो मौर्य वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से पहले ये जो है किस वंश का शासन रहा था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य से पहले जो है ये नंद वंश का शासक रहा था, और नंद वंश का स्थापना जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए नंद वंश की जो स्थापना है ना ये आपके महापद्मानंद के द्वारा जो वो किया गया था, और नंद साम्राज्य पर विजय ये जो किस वर्ष हुआ था। तो ये आपके 322 ईसा पूर्व हुआ था। और देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद जो है आपका जो है शुंग वंश की स्थापना की गई थी, और शुंग वंश की स्थापना जो है ये किसने किया था। तो देखिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक रहे थे ये आपके बृहदत्त रहे थे, और इनकी हत्या कर जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर जब हमला किया था उस समय जो किसका शासन रहा था। तो देखिए जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था उस समय मगध पर जो है धनानंद का जो वो शासन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भूकंप जो है ये कैसे आता है। तो देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण जो है ये आपका भूकंप आता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास सेनापति ये जो आप कौन था जिसने डेक्कन अभियान का नेतृत्व जब वो किया था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास सेनापति था ना ये आपका मलिक काफूर था, और मलिक काफूर ने ही जो है डेक्कन अभियान का नेतृत्व जब वो किया था। तो मलिक काफूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 65वां संशोधन अधिनियम 1990 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 65वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका 1990 को हुआ था, 1990 में हुआ था, और इसमें जो है आपके SC और ST ये जो आपके जनजाति और जाति थे ना इसमें आयोग के रूप में जो है इन्हें परिवर्तित जो है वो कर दिया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईरान की जो है राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए ईरान की जो राजधानी है ना ये आपका तेहरान है, और इसकी अगर मुद्रा की बात कर ले तो देखिए ईरान की जो मुद्रा है ना ये आपके ईरानियन रियाल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक जो अधिकारी होते थे ना इनका जो है क्या कार्य होता था। तो देखिए अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक जो अधिकारी होते थे इनका जो कार्य था वो आपके भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और उन्हें जो है कलेक्ट करना यानी संग्रह करना होता था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सका शब्द इसकी जो उत्पत्ति है ना ये कहाँ से हुई है। तो देखिए साक के शब्द की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक प्राचीन पूर्वी उप हिमालय जाति था और कबीला था जिसका अस्तित्व जो है ये आपके लॉ युग के दौरान जो वो प्रमाणित किया गया था। तो ये जो आपका किससे संबंधित है तो ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दिनाम पद्धति ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए दिनाम पद्धति का जो नामकरण है ना ये आपके कार्ल लिनियस के द्वारा जो वो किया गया था, और इसमें जो आपके दो घटक जो वो होते हैं, और वो दो घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका वंश और दूसरा जो होता है आपका जाति संकेत पद होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।